जी बेटा, तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये प्रोमोटर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जी कि हमारे को ये गवर्नमेंट ग्रांट तब मिलती है जब हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे स्कीम्स अवेलेबल होती हैं ग्रांट्स देने की। यानी कि मैंने आपको बोला सतपुड़ा के जंगलों में जाकर के अपनी फैक्ट्री लगा लो, सतपुड़ा के जंगलों में, ऑफशोर एरिया के अंदर, किसी ऐसे एरिया के अंदर जहां पे जनजीवन अस्त व्यस्त है, या फिर किसी विशेष जगह के लोगों को मैं रोजगार देना चाहता हूं जो कि पिछड़ा इलाका है, तो जो बैकवर्ड एरिया वगैरह होते हैं ना, वहां पे अपना सेटअप लगाने के लिए ना मैं कभी कभी ग्रांट्स देता हूं। मैं कौन हूं? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या देता हूं, मैं क्या देता हूं, मैं ऐसे ग्रांट्स देता हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ऐसे ग्रांट्स देती है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल भी है, तो वो अगर ऐसे ग्रांट्स देती है तो वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 के अंदर। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, पहले ये तो समझ में आ गया कि ये इसका ट्रीटमेंट ये क्या है, ये मिल क्यों रहा है? प्रोमोटर के कंट्रीब्यूशन के लिए मिल रहा है, और बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे कि होता है, ऐसे एग्जाम्पल है ये हमारा किसी स्पेसिफिक काम के ऊपर है। मतलब ये काम करोगे ना, उसको कोई भी कर सकता है। पहले वाले ग्रांट्स किस हिसाब से थे कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो उन्होंने आपको दे दिया, पहले आपने काम शुरू किया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्कीम बनाई हुई है कि तुम्हें ना गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलेंगे अगर तुम ये काम करो, तो ये सबके लिए खुला हुआ है। बात समझ रहे हो? दोनों में डिफरेंशिएट समझ रहे हो? अच्छा जी। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये ना, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया बैकवर्ड एरिया के लिए हमारे को मिला। अब इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है हमने, तो काउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 कहता है सुनो जी, आप इसको कैपिटल रिजर्व की तरह से ट्रीट करोगे, और बैलेंस शीट में कहा दिखाओगे? शेयर होल्डर फंड के अंदर दिखाओगे, और इसको आप कभी भी कहीं से भी निकाल नहीं सकते हो। हेलो, हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स इट। आप इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए करने के लिए, या फिर डेफर्ड इनकम कंसीडर मत कर लेना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, इस गवर्नमेंट ग्रांट को, क्योंकि ये आपको किसी विशेष काम को करने के लिए मिला था। बात समझ में आई? तो ये आपको क्या नाम है, इस तरीके का ग्रांट है, तो ये आपको कुछ काम करने के लिए मिला है, और मिला है तो अब आप इसको डिविडेंड की तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। चलो यहाँ पे एक जनरल एंट्री भी लिख लो। क्या एंट्री लिखेंगे जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाँ, रिफंड की बात भी कर लेंगे। अच्छा चलो, रिफंड की बात की है बच्चे ने, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या? प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। और प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे कि हम इसको ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व एंड कांट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। और कांट बी कंसीडर्ड एज डेफर्ड इनकम। ठीक है जी, लिख लिया आप लोगों ने। अब रिफंड के केस में क्या होगा? कहाँ गया रिफंड का केस? कहाँ गया रिफंड? नीचे होगा, ये रहा रिफंड। ठीक है, तो ये रिफंड की कहानी, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाले का अगर रिफंड हो जाए। रिफंड क्यों होगा? क्योंकि जिस काम के लिए उनको मिला था वो काम उनकी इरेगुलरिटी के अंदर आ गया। अब वो वाला काम कर नहीं रहे हैं, या ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो इनसे छीन लिया जाएगा। और छीन लिया जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, रिड्यूस हो जाएगा हमारा कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। तो हम रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस
कैपिटल रिजर्व। भाई कैपिटल रिजर्व बनने के तो और भी कारण हो सकते हैं, है ना? तो वो रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसके अंदर। क्या एंट्री बन जाएगी जी? कैपिटल रिजर्व डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिख लो चाहे, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई कैपिटल रिजर्व सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट से ही थोड़ी ना बनता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कैपिटल फंड को बिल्कुल ही जीरो कर देंगे। जीरो क्यों कर देंगे? जितना ग्रांट मिला था और वहां डाला गया था उतना रिफंड कर देंगे, बस सिंपल है ये तो। ओके जी। अच्छा, अब सुनो कहानी। ये हमने 7वां क्वेश्चन तो कर लिया था मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब सुनो मेरे से आगे की बात। अब यहाँ पे इसको ना मैं ऊपर चलते हैं। हमने ये सब बनाया। अब देखो मैं कुछ करूंगा, तुम्हें लगेगा तो गुस्सा आएगा, लेकिन अब क्या करें, मेरे पास में डिजिटल पेज है और तुम्हारे पास में कॉपी का पेज है, इसका फर्क तो पड़ता ही है। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो कर सकता हूं। तो तुम अपना इसके आगे ले जाओ इसको। हाँ, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है जी। तो वो क्या है हमारे पास में? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होते हैं? नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स, सर ये नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब होता है हमारे को, है ना, उन्होंने मॉनेटरी टर्म्स में नहीं दिया, उन्होंने काइंड में दे दिया। तो यहां लिख लो इन काइंड। अब काइंड तो आई है मेरे पास में, काइंड तो आई है मेरे पास में, और काइंड आई है मेरे पास में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको, अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि उसका फेयर मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड कर लो तुम। भाई एक मिनट के लिए मानो कि मैंने कोई ऐसा खर्चा किया है जिसके कोई प्लांट एंड मशीनरी मिली है मेरे को गवर्नमेंट से, और वो कितने की है? वो 1.5 करोड़ की है। वो 1.5 करोड़ की है। तो 1.5 करोड़ क्या मैं अपने पास में बैंक अकाउंट के अंदर बढ़ा सकता हूँ? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी में बढ़ा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे तो पैसा थोड़ी ना गया है, पैसा लेकर के थोड़ी है। तो यहाँ पे अब दो सीन होते हैं। यहाँ पे अब दो सीन होते हैं। क्या सीन होते हैं? कहते हैं सुनो जी, ये जब इन काइंड मिलती है तो दो तरीके से मिलती है। या तो हमारे को कंसेशनल रेट पे, कंसेशनल रेट पे मिलती है, और यहाँ पे या फिर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। प्लांट एंड मशीनरी रिसीव हुई, और कितने की थी? सुनो कहानी, 1.5 करोड़ की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा बाहर से मत खरीदो, मुझसे खरीद लो, मैं 70 लाख रुपए में दे दूंगी। कंसेशन है ना, 70 लाख तो गया है ना जेब से, तो 70 लाख की एंट्री होगी। कंसेशनल रेट में हम क्या कहते हैं? जितने कंसेशनल रेट पे वो हमें रिसीव हुई है उसकी एक्विजिशन कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। और अगर मान लो 1.5 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी थी, 70 करोड़, 70 लाख रुपए भी नहीं लिया गवर्नमेंट ने, कहते जी आप हमें 1 रुपया दे दीजिए शगुन के लिए। ऐसे होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को 1 रुपए पे करोड़ों की जमीन दे दी जाती है, सिर्फ ट्रांजेक्शन वैल्यू दिखाने के लिए कि हमने 1 रुपए पे दिया। अडानी को भी मिला था, हाँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है, तो ये कंसेशनल भी हो सकता है, ये इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कहते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम इसको कहते हैं तो इसके लिए ना नॉमिनल वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है सर? 1 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, कुछ भी रिकॉर्ड कर। हाँ, नॉमिनल वैल्यू का मतलब यही है। हाँ, शगुन वाली। ठीक है जी, बात समझ में आई?
रिफंड के टाइम पे तो पूरा अमाउंट दे दो। रिफंड के टाइम पे तो ये पूरा का पूरा अपनी मशीन उठा करके लेके जाएंगे ना, बैंक में तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि लैंड पे अगर बिल्डिंग वगैरह बन गई है तो रिफंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही होगा ना, फिर वो मशीनरी ही उठा के लेके जाएंगे, बैंक से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे कि लैंड वाला अपने एग्जांपल दिया डाली वाला, हाँ तो लैंड पे अगर जैसे कि बन गया ऑप्शन, हाँ फिर बन गया तो उनके ऊपर फिर क्या नाम है, कभी कभी वो डाल दी जाती है ऑप्शन नहीं ऑप्शन नहीं, वो पेनल्टी डाल दी जाती है, पेनल्टी भी डाल दी जाती है कभी कभी ऐसा। खैर रिफंड नहीं होता। अच्छा जी, इधर आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। जनरली इसका नहीं होता रिफंड, नहीं हाँ तो ये इन काइंड है ना, तो इसका रिफंड इन काइंड है। ये देखो जी 8th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है Messrs A Limited has set up business in the designated backward area with an investment of 2 crore. The company eligible for 25% subsidy and has received 50 lakh from government. पैसे आ रहे हैं ना, ठीक है जी। Explain the treatment of capital subsidy received from the government in the books of company। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब जरा ये आंसर पढ़ना है इसका। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बातें नहीं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 अकाउंटिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स वेयर गवर्नमेंट ग्रांट्स आर इन द आर ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो ये हमने ना पहले स्पेसिफाई करना है कि ये जो है क्वेश्चन, अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत से हैं, उन्होंने नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो पहले इसको पहचानो किस चीज का है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 किसका होता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स का होता है। और गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर कौन सा वाला गवर्नमेंट ग्रांट है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का है, बैकवर्ड एरिया के लिए उसी उसी के लिए मिलता है ना। तो हमें है ना बताना है, डायग्राम तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि भाई कहाँ पे लाई कर रहा है ये। अच्छा तो हमने पहले क्या बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे किस तरीके का गवर्नमेंट ग्रांट है ये, कॉन्ट्रीब्यूशन, फोर्थ नहीं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। उसको क्या पता कि फोर्थ पे तुमने क्या लिखा हुआ, कह रहे फोर्थ, भगवान कह रहे फोर्थ टाइप का है या खुदा, या तो इनको उठा ले या मुझे उठा ले, फोर्थ से कोई लेना देना नहीं है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का। अच्छा जी, दैट इज दे आर गिवन विद द रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट इन द अंडरटेकिंग और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट्स टोटल कैपिटल आउटले, ये हमने लिखा था अभी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। अच्छा चलो ये एग्जांपल भी हमने लिख दिए। फिर कहता है देयर इज एंड नो रीपेमेंट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। ठीक है, द ग्रांट्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल रिजर्व की तरह यूज करेंगे। और एक और बात बोल देंगे इसके साथ में कि इस कैपिटल रिजर्व को हम किसी और काम के लिए भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर इसको ट्रीट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। वो क्या कहता है, कहता है सब्सिडी रिसीव्ड बाय ए लिमिटेड इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सिंस this grant is given by the reference to the total investment in an undertaking and by way of contribution towards its total capital outlay and no repayment is ordinarily expected in respect thereof। कोई repayment expect नहीं की जाती। Therefore this grant should be treated as capital reserve। यानी कि इसको capital reserve मानो, और साथ में ये बोल दो कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते डिविडेंड के लिए, और ना ही डेफर्ड इनकम मान सकते हैं। तो ये आपके आईसीएआई का ही था। अच्छा जी, 8th क्वेश्चन हो गया हमारे पास। हाँ जी, 25 करोड़ कहाँ 25 करोड़ में,
पीछे 2500 लाख जो 25 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7 हाँ हाँ 25 करोड़ ही होगा। तो ये जब 200 क्योंकि लाख क्योंकि 2 सर करोड़ है 250 तो लाख होता ना तब वो 2.5 करोड़ अच्छा चलो 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 ठीक है। देखो अब ना ये 9th है हमारे पास में। ये लोग जर्नल तो कर ही नहीं रहे, थ्योरी शुरू करते हैं। हाँ तो ये देखो ना क्वेश्चन ये सब दिए हुए हैं तुम्हारे पास में और ये असाइनमेंट भी दिया हुआ है। इसका ये वाला क्वेश्चन जो है ना 10th क्वेश्चन, इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन पता है कैसे है? ये अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से है कि कहता है कि ना आप इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जो है इन सब्सिडीज को या फिर इन ग्रांट्स को किस तरीके से देखते हैं। अलग अलग दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं हमारे को और तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो इसको आप कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया है इसको ऑलरेडी। तो ये जो बच्चा क्या नाम है वीडियो देख रहा हो बाद में, वो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले ले, ये लीजिए सॉल्यूशन का भी ये दिया हुआ है हमारे को। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना हमारे पास में, ये 5-5 मार्क्स के आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, 4 करने होते हैं, 20 मार्क्स का होता है कंपलसरी क्वेश्चन। 20 नंबर सस्ते नहीं होते। तो अगर आपसे 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पूछ लिए जाएं तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए और बिल्कुल लड्डू से होते हैं सारे के सारे, अगर हम दिमाग में रखें कॉन्सेप्ट्स को तो क्या होना क्या है। ठीक है, ठीक है जी। तो इसी के साथ में ही हमारा ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 गवर्नमेंट ग्रांट का खत्म होता है। और आप इसके जो ये रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आप कीजिएगा। ठीक है, एक ये आपका सुनिए ध्यान से देखिए, ये 11th है, ये क्वेश्चन नंबर 11th है। इसके अंदर वैसे ही किया हुआ है। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि डी लिमिटेड ने एक्वायर किया है कोई 20 लाख रुपए की मशीनरी को, जिसको कि उसने यूटिलाइज कर लिया है 5 साल के लिए। ठीक है जी, यूजफुल लाइफ है उसकी, हाँ यूटिलाइज करना है 5 साल के लिए। और उसका इन्होंने इस तरीके से कुछ क्या नाम है काम किया है उसके ऊपर, और क्या उनके द्वारा किया गया ये काम बिल्कुल सही है, या आपको जस्टिफाई करना है। जो चीजें उन्होंने की हैं क्या उन्होंने सही ट्रीटमेंट किया है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था चीजों के बारे में कि इस तरीके से करना चाहिए प्रैक्टिकली। तो ये जो उन्होंने काम किया है क्या ये काम सही किया है, आप इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ और ये सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया है। आपको इसको घर पे कर लेना, होमवर्क है ये आपका आज का। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 11वां जो है ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।